हाँ चलिए बेटा, अच्छा साउंड वेव में, अच्छा सुनिए, बातें नहीं। अच्छा बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या होता है बेटा कि मुझे एक बात बताओ, रस्सी पर, स्ट्रिंग पर जो वेव की वेलोसिटी थी, बताओ स्ट्रिंग पर वेव की वेलोसिटी कितनी थी? √T बाई, पता बेटा T इज द टेंशन एंड म्यू इज द एंड T इज द, एक्चुअली क्या होता है, ये जो टेंशन होता है वो इलास्टिसिटी को शो करता है और जो लीनियर मास डेंसिटी वो इनर्शिया को शो करता है। दरअसल velocity of mechanical wave will be, velocity of mechanical wave, आराम से सुनिएगा, mechanical wave will be, सुनिएगा बेटा, सुनिए आराम से, velocity of mechanical wave will be, दरअसल क्या होता है बेटा, मैकेनिकल वेव की वेलोसिटी होता है इलास्टिसिटी, बेटा आराम से, इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया, ठीक है, इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया ये होता है। दरअसल रुक जाइए, ये बात कहाँ से पता चला? ये बात पता चला जब हमने ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स नेचर का था स्ट्रिंग पर, तो हमने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T बाई म्यू। तब जाके समझ में आया कि T टेंशन यानी इलास्टिसिटी और म्यू मतलब इनर्शिया यानी मास। तो यहाँ पर बेटा कभी भी कोई मैकेनिकल, बेटा बात नहीं करो, आराम से, चाचा, कभी भी मैकेनिकल वेव होगा बेटा, तो मैकेनिकल वेव की बात करेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी होगा वो √ इलास्टिसिटी अपॉन इनर्शिया होगा। अच्छा अब सुनिए इधर ध्यान से, अगर मान लो कभी ऐसा हो बेटा, सुनिएगा बिल्कुल आराम से सुनिएगा, अगर कभी ऐसा हो कि ये लॉन्ग रॉड है, कैसा रॉड है बेटा? लॉन्ग रॉड है। अब सुनना ध्यान से, जब ये लॉन्ग रॉड है बेटा, बेटा आराम से सुनिएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर बेटा मान लो आप ऐसे करके फोर्स लगाते हो, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, जैसे आप यहाँ पर हैमर से मारते हो, हैमर से जब आप इसे मारते हो बेटा, तो ये एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है बेटा, है ना, एक रॉड है, इलास्टिक रॉड है। जब आप हैमर से मारते हो तो यहाँ कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है और फिर ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यानी मैकेनिकल वेव आगे इस रॉड में जाता है। तो अगर बोलेगा लॉन्ग बार या लॉन्ग रॉड में अगर मैकेनिकल वेव ट्रेवल करेगा तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी? तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू √ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। रुक जाइए, ध्यान से सुनिए ध्यान से, V इक्वल टू होगा √ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो Y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रुक जाइए आराम से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमने आपको इलास्टिसिटी में चीज़ बता रखा है बेटा, और रो इज़ द डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो वाला डेंसिटी है ना, जिसे आप वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कहते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बेटा अगर कभी लॉन्ग रॉड होगा, लॉन्ग बार होगा, अगर बोलेगा मैकेनिकल वेव, अच्छा यहाँ मैकेनिकल वेव कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। अब हम मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। ट्रांसवर्स यानी स्ट्रिंग पर जो वेव था वो हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर कैसा बात करेंगे? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव की बात करेंगे, मतलब मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे। इसमें वेव कैसे जाएगा? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाते हुए जाएगा आगे। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर सुनो ध्यान से और सुनिए बेटा, इन एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, इन एनी मीडियम जैसे कि सॉलिड के अंदर, गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है यानी मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसकी जो स्पीड होगी बेटा वो √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी होता है बेटा, V इक्वल टू होता है √B बाई रो। तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन एनी मीडियम, है ना, केवल लॉन्ग रॉड के केस में यंग्स मॉडुलस लिखना है,
अदरवाइज जैसे पानी में अगर साउंड की वेलोसिटी पूछी जाए तो फॉर्मूला बोलना अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। किसी गैस में पूछा जाए तो अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाउंड इन एनी मीडियम। सॉलिड में भी बल्क मॉडुलस होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, बल्कि लिक्विड और गैस में तो सिर्फ बल्क मॉडुलस ही होता है। आ रहा समझ में बेटा? ध्यान से पहले मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बेटा कि जो मैकेनिकल वेव होता है उसमें मीडियम की ज़रूरत होती है। बहुत सिंपल जानकारी जो दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल क्या होता है बेटा कि जो मैकेनिकल वेव होता है उसको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना। मैकेनिकल वेव दो तरह का हो सकता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव हमने रस्सी पे देख लिया, अंडर रूट टी बाई म्यू। हम किस वेव की बात कर रहे हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं ना। अच्छा सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं अभी पॉइंट लिखाऊंगा, पहले सुनना ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल वेव को बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बेटा बल्क मॉडुलस चाहिए या यंग्स मॉडुलस चाहिए, ठीक है बेटा। तो मैकेनिकल वेव अगर लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है तो उसको आगे बढ़ने के लिए किस टाइप की इलास्टिसिटी की जरूरत होती है? बल्क मॉडुलस या फिर यंग्स मॉडुलस। लेकिन ट्रांसवर्स वेव को आगे बढ़ने के लिए बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसीलिए बेटा ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोपेगेट इन गैसेस मीडियम, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी प्रोपेगेट इन लिक्विड मीडियम, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपागेट इन सॉलिड। जैसे एक बात सोचो बेटा, ये जैसे देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ऐसे मारा, कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड में भी चला गया। पानी में कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन चला गया, हवा में कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन चला गया। अभी जो साउंड बोल रहा हूँ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन बनाते हुए आपके पास पहुँच गया, ठीक है। लेकिन अगर बोले ट्रांसवर्स वेव, रस्सी पे ट्रांसवर्स वेव बनेगा, यस। अब किसी रॉड पे बोलूं, क्या इस पे ट्रांसवर्स वेव बन सकता है? जैसे मान लो पतली सी ये पत्ती हो जाए, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, स्ट्रिप हो जाए, स्ट्रिप हो जाए, ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे करते हुए लहराते हुए नहीं जाएगा वेव, जाएगा। उसमें बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जरूरत होती है। क्या गैस में ऐसा हो सकता है? क्या गैस में ऐसा हो सकता है? क्या मैं एक ऐसे करके करूं, इस तरह से हाथ करूं तो पता चला सारे एयर के पार्टिकल ऐसे ऐसे करने लगे और आप तक पहुंच गए? ऐसा थोड़ी ना होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि गैस में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ही नहीं। अब पानी में ऐसे ऐसे करो, ये पानी के अंदर चला जाऊं, बिल्कुल पानी के अंदर, पानी में घुस गया अब बिल्कुल, और ऐसे ऐसे हाथ ऐसे करूं, जैसे मैं बोलता हूं तो कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन है वो तो आगे बढ़ जाएगा, पानी में आपको सुनाई देगा। लेकिन अगर मैं हाथ से ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं तो आप तक नहीं जाएगा वो साउंड वेव, वह मतलब उस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं जाएगा आप तक, क्योंकि पानी में आगे बढ़ने के लिए, ट्रांसवर्स वेव को आगे बढ़ने के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? पहले यहाँ तक लिखो, वो लिखवाते हैं, पहले इसे यहाँ तक लिख लो। मिटाए? हरा आप दिखाई देते हैं लाइट की वजह से। लाइट तो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम से कोई मतलब नहीं है। इतना मेहनत से एक क्वेश्चन ढूंढा, वो भी क्वेश्चन सृष्टि आराम से बेटा आना। अच्छा वो बात नहीं करना कहलाता है ना? हाँ हाँ हाँ, मिटा दे बेटा। चलो ध्यान से सुनो। हाँ सुनो बेटा, इधर इधर, मैं इधर बोलूँगा। ए सुनो भैया, चाचा इधर, अब सुनो बेटा, इधर ध्यान से सुनना। लॉन्गिट्यूडनल वेव को आगे बढ़ने के लिए किस तरह की इलास्टिसिटी चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
लॉन्गिट्यूडनल वेव को आगे बढ़ने के लिए किस तरह की इलास्टिसिटी चाहिए? यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल करेगा। ट्रांसवर्स वेव को आगे बढ़ने के लिए कौन सी इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है? जल्दी बताओ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो ट्रांसवर्स वेव कैन बी ट्रेवल्ड ओनली इन सॉलिड, travels only solid, in solid, not in liquid and gas, not in liquid and gas, लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं करेगी ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बल्क मॉडुलस चाहिए होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए, लेकिन ट्रांसवर्स वेव के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा केवल सॉलिड में होती है, कभी भी इस तरह का इलास्टिसिटी गैस और लिक्विड में नहीं मिलता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में जा सकता है। हाँ, ट्रांसवर्स वेव एक जगह हो सकता है, लिक्विड के फ्री सरफेस पे। लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है बेटा वो इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। कभी आप पत्थर मारते हैं तो इस तरह का रिपल प्रोड्यूस होता है ना, सर्कुलर वाला, उसमें नाव ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है ना। कोई बोलता था ना बचपन में कि अगर कोई नाव तैर रही है, पत्थर अगर मार दें तो लिक्विड के सरफेस पे जो वेव क्रिएट हो उसमें नाव आगे जाएगी क्या? नहीं, वो नाव अपनी जगह ऊपर नीचे करेगी। तो वहाँ ट्रांसवर्स वेव होता है, बट वो इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह सरफेस काम करता है, इसलिए वहाँ ट्रांसवर्स वेव बन रहा है। ठीक है, अदरवाइज इन द लिक्विड कभी नहीं होगा। शांत, अरे पीछे मुड़ के बात कर रही है सिरजन, आराम से बेटा है, मिटा दें। सुनिए, अच्छा बेटा मुंडी पर करो। जानते हो बेटा साउंड वेव जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होती है साउंड वेव की? तो साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड, साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड। देखो कैसे, सुनो बेटा, सुनो इधर सुनो। देखिए, क्योंकि बेटा साउंड वेव की स्पीड √b/ρ होता है। इधर देखो, अब कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से देखो। क्या साउंड वेव की स्पीड का फॉर्मूला √b/ρ हुआ? बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये होता बेटा कि सॉलिड के केस में जो बल्क मॉडुलस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लिक्विड का बल्क मॉडुलस सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम रहता है और सबसे कम होता है गैस का। तो यहाँ पर जिसका बल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो इलास्टिसिटी होती है ना बल्क मॉडुलस, वो ज़्यादा होता है सॉलिड में। अगर डेंसिटी थोड़ा बहुत हल्का सा बढ़ा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्क मॉडुलस बहुत ज़्यादा होने से वेलोसिटी ऑफ साउंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बेटा सॉलिड में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, लिक्विड में साउंड की स्पीड कंपैरेटिवली कम होगी और गैस में तो सबसे कम होगी। जैसे देखिए, पहले सुनिए, लिखिएगा नहीं बीच में, पहले सुनिए। जैसे हम बोलते हैं साउंड की रफ्तार, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है साउंड में। ठीक है ना, साउंड की रफ्तार कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड। अब ये एयर है यहाँ पे, अगर ये सॉलिड हो जाता, पूरा मीडियम सॉलिड होता और वहाँ बोलते थे, साउंड और तेज़ी से आप तक पहुँच जाता। ठीक है, तो सॉलिड में क्या होता बेटा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होने से वहाँ पर साउंड की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं बोलता हूँ लाइट है, अब जैसे ये एयर है और ये वाटर है। अगर मान लो बेटा मैं बोलता हूँ लाइट वेव ऐसे गिरा, एयर टू वाटर जा रहा है, ये लाइट वेव है बेटा। बताइए, लाइट जब एयर टू वाटर जाता है तो लाइट के लिए एयर जो होता है ना रेयर मीडियम होता है और वाटर क्या होता है बेटा, डेंसर, है ना। तो यहाँ पर टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। अच्छा बताओ, लाइट वेव के लिए एयर रेयर क्यों है? तो हम बोलते हैं कि लाइट की जो रेयर और डेंसर डिसाइड करते हो स्पीड के आधार पर डिसाइड करते हैं। जैसे एयर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है,
जैसे यहाँ कम हो गया तो हम बोलेंगे जहाँ कम हो गया वो डेंसर है, और जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर रेयर है। अब ये देखिए यही कॉम्बिनेशन एयर वाटर का रहेगा और मैं बोलूँ साउंड वेव गिर रहा है। अब देखिए साउंड वेव है बेटा, लाइट की जगह पर क्या आ गया, साउंड वेव आ गया। तो पता है साउंड के लिए एयर जो है वो डेंसर की तरह काम करता है, लाइट के लिए एयर रेयर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में ज़्यादा होती है, लेकिन साउंड के लिए एयर कैसा काम करेगा, डेंसर, क्योंकि साउंड की स्पीड सबसे कम होती है गैस में। और जब ये गैस से वाटर में जाएगी ना तो बोलो अरे वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, तो रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लाइट के लिए जो बिहेवियर होता है कि एयर टू वाटर जाता है टुवर्ड द नॉर्मल, साउंड के केस में उल्टा होगा। साउंड जब मूव करेगा एयर टू वाटर ना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। बताइए साउंड के लिए एयर है रेयर या वाटर है रेयर? रेयर मीडियम कौन है साउंड के लिए? वाटर। बोलिए क्यों रेयर है? स्पीड ऑफ साउंड इसमें, स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लिक्विड इज मोर इलास्टिक देन गैस, जो ज़्यादा इलास्टिक उसमें साउंड की स्पीड भी ज़्यादा। वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर, सो साउंड की स्पीड मोर इसमें, इसलिए रेयर मीडियम है वाटर साउंड के लिए। जबकि लाइट के लिए वाटर क्या है, डेंसर। अच्छा बताओ बेटा यहाँ साउंड डेंसर टू रेयर मूव कर रहा है कि रेयर टू डेंसर? रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, साउंड डेंसर टू रेयर मूव कर रहा है। ठीक है भाई लिख लो, पहुँचो आराम से आराम से। अरे बेटा बातें पूरा मिटा दूं? गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात, आपको सुबह का नमस्कार, है ना? हाँ 12 बजे ये सो रही है। बहुत बढ़िया बेटा, आप होनहार हैं। कैसी कितनी बढ़िया कला है, लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, वाह। हाँ हॉस्टल में रात भर जगती है, कॉरिडोर में घूमती है, अरे आराम से आराम से देख लेना। ए शांत, तुम तो हॉस्टल में थे सृष्टि, हाँ पता चला फिर तुम्हें रात में डराया जा रहा है, तो देख लेना। हाँ भाई ए शांत, आराम से। खैर अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिए, साउंड वेव यहाँ तक समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा है? यहाँ पर सुनिए, एक मिनट सुनिए। ए सुनो सुनो, साउंड वेव के बारे में बेटा इस चीज़ को सुनिएगा बेटा, प्लीज़ जो बातें बता रहा हूँ सुनिए। इधर देखिए, साउंड वेव को हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। साउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर वेव। क्या होता है बेटा, इस चीज़ को समझिए और ध्यान से समझिए कि क्या बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो साउंड वेव होता है बेटा, इसे हम ऑल्सो नोन एज, साउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव। अब क्या होता है मेरी बात सुनिएगा, साउंड वेव इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव, प्रेशर वेव। और जो मैं बोलूँगा ध्यान से समझना,
अब क्या बोल रहा हूँ जरूरी बात है, समझाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से सुनिए। साउंड वेव को हम प्रेशर वेव भी कहते हैं। अब इसको ज़रा फील करिए। जैसे देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पर ये पाइप है और यहाँ पर मैंने साउंड सोर्स लगाया। क्या होता है बेटा, अभी साउंड नहीं निकल रहा है, एयर के पार्टिकल अपनी जगह पर ऐसे करके मैंने बना दिया। ये एयर के पार्टिकल हैं, अपनी जगह पर रेस्ट में हैं। ठीक है, आराम से समझना। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल ऐसे बनाना नहीं बेटा, अभी रुक जाओ, बनाना नहीं इसको। अब जब साउंड प्रोड्यूस होता बेटा तो ये पार्टिकल को इधर प्रेस करता है ये, ठीक है ना। बजाय साउंड सोर्स लगाने के यू कैन एज्यूम अ पिस्टन। आप समझने के लिए बेटा ऐसे पिस्टन भी लगा सकते हैं कि ये पिस्टन लगा दीजिए बेटा, यहाँ हैंडल लगा दीजिए और आप क्या करिए कि इस पिस्टन को, हैंडल को पकड़िए और ऐसे पुश कीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे चिम कराइए, ऐसे चिम कराइए। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब आप पुश करेंगे तो ये पार्टिकल पिस्टन के साथ आगे जाएगा, क्योंकि पिस्टन को आप अंदर पुश कर रहे हैं, आप पिस्टन को अंदर धकेल रहे हैं। तो ये पिस्टन यहाँ से पार्टिकल के साथ ये पार्टिकल यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, ड्यू टू इलास्टिसिटी, है ना बेटा, फोर्स लगाएंगे। जब पिस्टन इधर आएगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सेपरेशन कम हो गया तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल वापस आएगा। तो देखिए इस मोमेंट पर पार्टिकल पास है, तो हम इसे बोलते हैं कंप्रेशन बन गया सर, और यहाँ रेयरफैक्शन। ठीक है, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इलास्टिसिटी की वजह से, ये आगे जाएगा और ये पीछे आएगा, इसलिए पिस्टन जब इधर आया तो ये पार्टिकल भी इधर आ रहा है। अब पार्टिकल इधर गया और ये चीज़ इधर आगे गया। इस तरह से कंप्रेशन रेयरफैक्शन करते हुए आगे की ओर जाता है। बोलो क्लियर? फिर समझना, जहाँ पे बेटा कंप्रेशन होता है बेटा, जहाँ पार्टिकल पास आ जाता है, वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है बेटा? बढ़ जाता है। फिर सुनिए, जहाँ पर कंप्रेशन आप देख रहे हैं ये किसी स्टैंड पर है, अगले ही समय वहाँ पर कंप्रेशन तो वहाँ रेयरफैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल आगे जाएगा तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गए और ये पार्टिकल पीछे गया, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल जो है यहाँ आ गया, तो यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हो गए। उसी पॉइंट पर बेटा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल प्रेशर से। जैसे नॉर्मल प्रेशर होता 1 atm, तो जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर 1.02 atm, जब रेयरफैक्शन होगा तो प्रेशर 0.02 atm मान लो नीचे चला गया, 0.98 atm। ठीक है, तो 1 atm से कभी ऊपर होगा प्रेशर, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, तो प्रेशर बार बार ऊपर नीचे वैरी करेगा। जब मैं बोलता हूँ ऐसे करके तो मेरे मुंह से 1 मीटर की दूर या 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर 1 atm नहीं रहेगा। मैं कुछ भी बोलता रहूँगा, यहाँ प्रेशर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। कभी कंप्रेशन पहुँच जाता, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, कभी रेयरफैक्शन वहाँ पर है तो प्रेशर कम हो गया। एक बार बोल के मैं रुक गया तो साउंड वेव पार हो गया, तो उस पॉइंट पर प्रेशर फिर 1 atm हो जाएगा, पार हो गया उसका कदम। पीछे से डिस्टर्बेंस अगर रेगुलर आ रही है तो प्रेशर वेरी करता रहेगा, कभी ज़्यादा फिर कम, 1 atm से ऊपर, कभी 1 atm से नीचे, 1 atm से ऊपर, 1 atm से नीचे, तो प्रेशर वेरी करता है। जब मैं आप बोल रहा हूँ तो आपके कान के पर्दे पर जो है प्रेशर कभी ज़्यादा कभी कम, प्रेशर कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा बेटा, इसलिए वो पर्दा जो है वाइब्रेट कर रहा है। कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट करता है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं वो वाइब्रेट करता है, तब जाके उसके अंदर की हड्डी जो है ओम आकार की हड्डी है, पता है ना आपको, कान के पर्दे के पीछे ओम शेप की हड्डी है, हड्डियों का पूरा अरेंजमेंट लाइक ओम बनता है। ऐसा कुछ होता है ना? अरे मुझे नहीं पता यार कौन सा ये नाम बता रही है। ओम शेप की एक हड्डियों का अरेंजमेंट होता है, वो डिस्टर्ब होता है और वो हड्डियों आगे चल करके वाइब्रेशन भेजती है दिमाग तक सिग्नल। एक मिनट, ऐसा ही होता है ना साउंड। भैया शांत, और शांत भैया शांत, अरुण चुप, बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पर बेटा ये कहानी। अब रुकिएगा, ध्यान से रुकिएगा, बिल्कुल आराम से सुनिए बेटा। जैसे जैसे कहानी बता रहा हूँ आपके काम की है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा बेटा हम एक काम करते हैं, एक ही पार्टिकल, एक पार्टिकल मानते हैं, ऐसे लेयर नहीं बनाते। अच्छा देखो, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपनी जगह पर वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे आगे पीछे।
ये पार्टिकल अपनी जगह पर ही वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा आगे पीछे, ये पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में आगे पीछे ऑसिलेट करेगा आगे पीछे। ठीक है बेटा, अगर मैं बोलूँ x बराबर 0 है, यहाँ पर बेटा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जा रहा है, x बराबर 0, तो हम लोग जैसे स्ट्रिंग बनाते थे ऐसे और ऐसे करके स्ट्रिंग में ऐसे पल्स वेव क्रिएट करते थे। तो हमने पढ़ा था बेटा ये x बराबर 0 है, यहाँ से x डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन ये इसका ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट y है। तो हम लोग इसका इक्वेशन लिखते थे y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव या प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव है? हार्मोनिक वेव का ये जनरल इक्वेशन है। लाइक वैसे यहाँ पर बेटा यहाँ से x डिस्टेंस पर ये कोई पार्टिकल ले लीजिए, इस पार्टिकल का मीन पोजीशन x पर है, मीन पोजीशन यहाँ से x डिस्टेंस पर है, लेकिन ये पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वहाँ ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है, यहाँ बैक एंड फोर्थ उसी वेव की डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ कर रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट को मैं x से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि x इससे भी और इससे भी तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मान लीजिए इसे मैं s से दिखाता हूँ कि ये मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट s है, जैसे वहाँ y दिखाते यहाँ s दिखा रहे हैं। अगर मुझसे कहेगा इक्वेशन लिखिए वेव का, तो s बराबर लिखेंगे एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम a तक जा पाता है, एम्पलीट्यूड a है इसका, तो a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, एकदम बिल्कुल वही उसी टाइप का इक्वेशन है। ये ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का इक्वेशन है बेटा। वहाँ y का मतलब होता है कि x एक्सिस की तरफ वेव चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट y की तरफ देख रहे हैं। यहाँ y नहीं लिख सकते, y का मतलब कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यहाँ भी y लिख दूँगा तो y एक्सिस नज़र आने लगेगा y एक्सिस की तरफ, जैसे सर ये तो ट्रांसवर्स लग रहा है, इसलिए मैंने s से दिखाया। तो a इज़ द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज़ द प्रोपगेशन कांस्टेंट, फाई इज़ द इनिशियल फेज। ये सोर्स है, पिस्टन को यहाँ से वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पर का पार्टिकल पहले वाइब्रेट करेगा, इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब सुनिए बेटा, तो ये साउंड वेव का इक्वेशन है बेटा। जिस तरह से हार्मोनिक वेव है, यहाँ पे भी सोर्स आगे पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सारे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। एक्स डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। रुकिए, अच्छा बताइए क्या आपको पता है कि साउंड वेव जब यहाँ से गुजर रहा है बेटा, तो क्या हर पॉइंट पर प्रेशर भी बदल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यही मान लीजिए बेटा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर ये पिस्टन ऐसे हम लगा दिए बेटा और इसको हम पिस्टन को SHM मोशन करा रहे हैं, ऐसे SHM मोशन करा रहे हैं, तो किसी पॉइंट पर यहाँ से x डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है बेटा M, इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि प्रेशर भी वेरी करता है। प्रेशर कभी कम, मतलब प्रेशर 1 atm से नॉर्मल प्रेशर से कभी ज़्यादा, नॉर्मल प्रेशर से कम, फिर नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा, नॉर्मल प्रेशर से कम। तो यहाँ पर बेटा प्रेशर भी वेरी करता है। अगर मैं प्रेशर का इक्वेशन लिखूं तो मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, इसको मैं डेराइव भी कर सकता हूं लेकिन डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। जिस तरह से आपने ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा, उसी तरह से इस पॉइंट पर प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरिंग विद टाइम एट एनी पॉइंट, प्रेशर वेरिंग विद टाइम। अब यहाँ पर बेटा अगर प्रेशर पूछा जाएगा कि अच्छा सर प्रेशर वेरी कर रहा है, चलो सर प्रेशर का इक्वेशन लिखो, तो देखो कैसे लिखते बेटा, P बराबर, P मतलब डेल्टा P मतलब डेल्टा P मतलब नॉर्मल प्रेशर से ऊपर या नीचे कितना। अगर मैं P लिखूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है, रुको पहले रुको, एक्चुअली इसको डेल्टा P लिखते हैं, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P नॉट। और डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन अगर साइन में है तो प्रेशर वाला इक्वेशन कॉस में लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। रुकिए बेटा, एकदम आराम से सुनते रहिए, पहले जो आपको बिल्कुल जानकारी लेनी है फॉर योर एग्ज़ाम वो सुनिए अच्छे से। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आया कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट तो हमने ये पढ़ा था पहले ही, ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन में पढ़ लिया था, ये सर कॉस कैसे आ जाता है, ये थोड़ा हमारे को पचाना मुश्किल है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट वरी, पहले समझो इसे। तो प्रेशर किसी पॉइंट पर बेटा देखो डेल्टा P लिखते हैं,
डेल्टा पी का मतलब हुआ नॉर्मल प्रेशर से कितना ऊपर या कितना नीचे। डेल्टा पी नॉट इज कॉल्ड प्रेशर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। डेल्टा पी नॉट को बोलते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी प्रेशर 1 एटीएम से अधिकतम कितना तक जाएगा। ओमेगा जैसे यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के प्रोपागेशन कांस्टेंट से सब कुछ वही है। बस प्रेशर का इक्वेशन, जब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन में होता है तो प्रेशर का इक्वेशन ऐसा होता है। अच्छा, किसी किसी बुक में ना, मैं जैसे आपको डेल्टा पी पढ़ाया, किसी बुक में लिख देगा कह रहे यार साउंड वेव जब मीडियम से पास करता है ना तो किसी पॉइंट पर प्रेशर ना वेरी करता है। हाँ भाई, वेरी करता है, तो उसका इक्वेशन लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे P बराबर पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसे लिख देंगे। तो लोगों को लगता है अरे ये P प्रेशर है। अरे कभी ना कभी तो मीन, जैसे देखो सोचो, जब हम ये लिखते हैं तो कभी ना कभी तो मीन पर आएगा, कभी ना कभी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। जब मीन पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो एक टाइम पे ये इक्वेशन देख के लगता है सर एक टाइम पे ये मान लो पूरा 90 डिग्री हो गया, cos 90 जीरो, ऐसा लगता है प्रेशर जीरो हो गया। किसी पॉइंट पर प्रेशर जीरो हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली प्रेशर में चेंज जीरो होगा, मतलब प्रेशर 1 एटीएम हो जाएगा। वेरिएशन कैसे करेगा? किसी जगह इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ नहीं, साउंड नहीं पार हो रहा, 1 एटीएम। जैसे ही साउंड पास होगा इससे तो प्रेशर होगा 1.02 एटीएम, फिर प्रेशर कम हो गए 0.9 एटीएम, रेयर फ्रैक्शन जब पहुंचेगा तो 0.9 एटीएम। तो प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। इस इक्वेशन को देखने पर लगता है प्रेशर कभी जीरो हो जाएगा। नो, एक्चुअली ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, दिस इज द चेंज इन प्रेशर। किताबों में P लिख देते हैं, यही कंफ्यूजन है। कहीं क्वेश्चन में भी लिख देंगे P बराबर पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। बहुत से स्टूडेंट को लग जाता है दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। नो, एक्चुअली में दिस इज द चेंज इन प्रेशर। 1 एटीएम से कितना चेंज हुआ। कभी डेल्टा पी प्लस में आएगा तो प्लस का मतलब 1 एटीएम से एवब ऊपर गया, प्रेशर बढ़ गया। कभी डेल्टा पी नेगेटिव आएगा, मतलब 1 एटीएम से कितना नीचे गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो P बराबर पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के प्लस फाइव लिखना अच्छा है या ये लिखना अच्छा है? ये चेंज इन प्रेशर बताता है कि भाई प्रेशर 1 एटीएम से ऊपर नीचे हो रहा है। सर मैंने इतनी सारी बातें बताई, इतना सारा साउंड पास किया, मेरे मुंह से 1 सेंटीमीटर दूर के उस पॉइंट पर क्या प्रेशर 1 एटीएम था? बार बार वेरी कर रहा था। कभी 1 से 0.02, मान लो 0.02 एटीएम इज द एम्पलीट्यूड, मान लो ये 0.02 है, तो इसका मतलब हो गया सर आप जब बोल रहे थे ना तो आपके मुंह से कोई भी एक पॉइंट मान लो 1 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, वहाँ पे सर ना प्रेशर ना 0.02 ऊपर जा रहा था, 0.02 नीचे आ रहा था, यानी 1.02 हो रहा था, 0.98 हो रहा था, ऐसे करके प्रेशर अप डाउन हो रहा था। अरे भाई क्या क्या बता डाला मैंने, क्या क्या बता डाला मैंने। देख लक्ष्मी हंस रही, बोले ये क्या था सर, है ना लक्ष्मी, ये क्या है सर? घबरा रही है बेटा? तुमने बोला ना अभी, तुम्हारे मुंह से साउंड निकला ना, मेरे तक पहुंचा? कैसे पहुंचा? एयर के थ्रू पहुंचा, उस एयर में कंप्रेशर एयर फ्रैक्शन करके पहुंचा। किसी पॉइंट पर ना प्रेशर, तुम जो बोली ना, कंप्रेशन पहुंचा, प्रेशर बढ़ गया, रेयर फ्रैक्शन पहुंचा, प्रेशर घट गया। नहीं आया समझ में? मेरे कान के पर्दे पर 1 एटीएम था, 1.028 है, तो कान का पर्दा दब गया नीचे, हड्डियां इधर उधर खिसकी और मेरे सिग्नल पहुंचा। फिर रेयर फ्रैक्शन पहुंचा तो प्रेशर घट गया, पर्दा बाहर गया, फिर पर्दा अंदर आया, वाइब्रेट किया, मेरी हड्डियां खिसकी, सिग्नल मेरे दिमाग में गया, और तुमने बोला था जो वो मैंने सुन लिया। ये पॉइंट, ये पूरा प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। नहीं आ रहा समझ में? अरे समझ में आया थोड़ा सा? लिखो। भैया तेरी कहानी क्या चल रही है?
बेटा प्लीज, बेटा। हाँ देखो सृजन के डाउट्स, हाँ बोलो सृजन। ये जरूरी नहीं है, इसमें से नहीं है, बोल। मैंने बोला मैकेनिकल दो तरह के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इतना मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढ के निकाला, इतना मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढ के निकाला और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे कर दो, वो ट्रांसवर्स वेव है। कितने सारे पिक्चरों में मैंने एक ऐसा हथियार देखा है जिसमें क्या होता है, ऐसे करके ना पतली सी स्ट्रिप होती है मेटल की, और ऐसे करता है चाबुक। हाँ चाबुक, चाबुक चाबुक, बस वो मेटल का समझ लो बना तो बढ़िया एकदम ट्रांसवर्स वेव दिखाई देगा उसके अंदर। हाँ भाई साल किस में था? बाहुबली में था ना, हाउसफुल 4 में भी था। अच्छा हाँ भाई छोड़ दो, छोड़ दो, हो गया। ओ चाचा मिटा दें। अरे छोड़ दो। देखो अब यहाँ पर बेटा, भाई कभी देख के चलो बताओ बच्चों, 1 मिनट। शांत, इधर इधर, इधर ध्यान दो। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ अगर ये साउंड वेव इस पाइप के थ्रू पास कर रहा है, इधर देखो बेटा, साउंड वेव इस पाइप के थ्रू पास कर रहा है, इस पॉइंट पर देखो, बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर जो वेरी करेगा वो कैसे वेरी करेगा? जब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो पी नॉट, जब साउंड वेव प्रोड्यूस होगा पास करेगा, कंप्रेशन पहुंचेगा तो बोलो प्रेशर कितना हो जाएगा एम पॉइंट पर? पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। नहीं होगा, कंप्रेशन का मतलब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास हो गया तो प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट। जब रेयरफैक्शन पहुंचेगा तो प्रेशर कितना होगा? पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट। नहीं आया समझ में? यानी जानते हो बेटा, किसी पॉइंट पर मीडियम में किसी पॉइंट पर प्रेशर जो होता बेटा वो पी नॉट प्लस डेल्टा पी नॉट और पी नॉट माइनस डेल्टा पी नॉट के बीच में वाइब्रेट करता रहता है। जैसे मैं बोलूँ डेल्टा पी नॉट इज द चेंज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर एम्पलीट्यूड। मैंने बोला यार प्रेशर एम्पलीट्यूड ना 0.02 है, तो आप बोलेंगे सर ये 1 ATM है, तो सर यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर होगा 1.02 ATM होगा। 0.02 ATM सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 ATM होगा। को पूछेगा 1.02 ATM कब मिलेगा, तो बोले सर जब कंप्रेशन पहुंचेगा ना तो वहाँ पर प्रेशर में ना 0.02 ऐड कर लो, इतना होगा। रेयरफैक्शन पहुंचेगा तो कितना होगा, तो 0.98 ATM। आ रहा समझ में? किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर 1 ATM भी मिलेगा, तो बार बार इतने के बीच में वाइब्रेट करता रहेगा प्रेशर, बार बार प्रेशर कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होता रहेगा। यही तो वेरिएशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पर बेटा डेल्टा पी नॉट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? अच्छा सही मतलब क्या है, जल्दी बताओ? सही मतलब है चेंज इन प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। बताओ चेंज इन प्रेशर में मैक्सिमम चेंज यही ना होगा? अरे समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसकी वैल्यू क्या होगी? रुक जाओ, वो 0.02 तो मैंने बताया, अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया, वैल्यू कुछ तो होगी और मैंने अपने तरीके से बताया। रुक जाओ, इसकी वैल्यू होती है बेटा डेल्टा पी नॉट बराबर होता है BKA। आप इसे कब याद रख सकते हैं? कब?
बी के ए या कब, कोई बोले प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कब, के ए बी, बी मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे 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 क्या बका, बी के ए बका, अच्छा बका, बकासुर, हाँ तो बका, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आ गया, मेरे को बहुत हंसी आ रही है। बैल हो गया बैल। देखिए हाँ बी के ए, सुनो, बी मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के मतलब प्रोपगेशन कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ए का मतलब कौन सा एम्पलीट्यूड, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, पार्टिकल की एम्पलीट्यूड, बोलो क्लियर। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो बेटा, बहुत ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, जिस दिन क्वेश्चन आएगा ना उस दिन आपको याद आएगा, अरे हाँ यार सबने पढ़ाया था सर ने, भूल गए हम तो, ये हमारी गलती है। इधर ध्यान दो, इधर बिल्कुल आराम से सुनो। कुछ लोग बोलते हैं सर ये आया कहाँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ, अंदर कहानी बताओ सर, क्या है ये, अंदर की कहानी बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। ओनली 5 मिनट्स लगेगा एक्सप्लेन करने में, बता दूँ। अच्छा देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो बेटा देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो एक्सप्लेनेशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है, ये मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो ध्यान से, पहले ध्यान दो बच्चों, दीदी ध्यान दो। देखो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप साउंड वेव ऐसे करके यहाँ से भेजते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x बराबर 0 वाला लेयर है, ठीक है बेटा, पार्टिकल यहाँ पर है, उसके बाद पार्टिकल, उसके बाद पार्टिकल है, पार्टिकल का पूरा लेयर है, ठीक। जब आप यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं बेटा, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पर छोटा सा ये लेयर पकड़ लेते हैं। मैंने आपको बोला था एयर जो है वो फोम की तरह होता है, एयर जो है वो फोम की तरह होता है, एक फोम ऐसे, फिर इसके बाद फोम, फिर इसके बाद फोम ऐसे रखा हुआ है, एक फोम के बाद दूसरा फोम, फिर तीसरा फोम, ऐसे रखा हुआ बेटा, है ना। एयर इज जस्ट लाइक द फोम, ऐसे समझना, बोलो क्लियर। अब क्या होता है बेटा कि यहाँ से x डिस्टेंस पर ध्यान देना, ये एक लेयर है, बिल्कुल आराम से सुनना। जब ऐसे करके डिस्टर्बेंस, कंप्रेशर, रेयरफेक्शन यहाँ से पहुँचता है, जब आप पहला फोम को कंप्रेस करते हो, फिर ये आगे धकेलता है, फिर ये इधर आता है, फिर ये वाला कंप्रेस हो, फिर ये आगे धकेलता है, इसको पीछे धकेलता है ना। तो यहाँ पर बेटा लेट अस सपोज ये जो लेयर है होता है बेटा, ये पीछे की ओर, सॉरी आगे की ओर खिसकता है। बोलो खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा, जल्दी बताओ, खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। मान लो बेटा ये डेल्टा x1 डिस्टेंस खिसकता है, लेट अस सपोज, मान लिया। अब देखो ये खिसका, अब डिस्टर्बेंस बहुत छोटा है ये बेटा, वेरी स्मॉल है, काफ़ी छोटा है ये, है ना, स्मॉल लेयर मैंने माना। अब ये जब यहाँ से इधर से आया तो ये लेयर इसका कंप्रेस हुआ, है ना, तो कंप्रेसर में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग की तरह इधर से कंप्रेस करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा, अरे बोल दो ना। तो क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो है लेयर वो आगे खिसकता है, किसी स्टैंड पे ये डेल्टा x खिसका, डेल्टा x1 खिसका, तो ये थोड़ा सा खिसका, मान लीजिए डेल्टा x1 प्लस dx खिसका, बिल्कुल आराम से सुनना, हल्का सा खिसका, अरे बोल दो, ये कितना खिसका, डेल्टा x1 प्लस, मतलब सोचो ये लेयर यहाँ से यहाँ आया, ये लेयर यहाँ से आया, और ये लेयर यहाँ से यहाँ चला गया, इसमें एक्सपेंशन डेल्टा x1 प्लस dx का है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा या कम कुछ तो खिसकेगा, तो डेल्टा x1 प्लस dx। अब देखना बेटा आराम से सुनना, क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं, बताओ। बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन बताओ कितना होता है, बल्क मॉडुलस याद करिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर अपॉन, ऐसा बताया था ना, मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है, मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है, बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना। क्या माइनस बी डेल्टा वी अपॉन वी लिखेंगे, बोलो लिखेंगे। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मान लो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था वी, इस लेयर का कुछ तो वॉल्यूम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, ये वॉल्यूम होगा। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज इन, अब सोचो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। एक काम करते बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना,
ये जो पोर्शन है एरिया इंटू लेंथ होता वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है इसका वॉल्यूम। मान लो जैसे ये फोम है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है और ये ए है, तो वॉल्यूम लिखेंगे ए इंटू एल। ओके सर, ए इंटू एल लिखोगे, बहुत अच्छी बात है। और चेंज इन वॉल्यूम कितना लिखोगे, तो चेंज का होता था फाइनल माइनस इनिशियल, यही करोगे ना। चलो ये फाइनल वॉल्यूम लिखते हैं पहले। अच्छा बताओ बेटा, ये यहाँ से डेल्टा x1 खिसका और ये यहाँ से डेल्टा x1 प्लस डी एक्स, व्हाट इज द ये लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इनटू एरिया, यही होता है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दैट इज द चेंज। बोलो समझ में आ रहा थोड़ा सा। बताओ चेंज कितने का होगा, जरा देखे जरा। अच्छा बताओ, पहले फाइनल वॉल्यूम लिखते हैं। ये वाला मैंने माना L, ये मैंने माना L, तो बताओ बेटा क्या ये वाला लेंथ x1 प्लस डी एक्स है, डेल्टा x1 प्लस डी एक्स है, पहले बताओ ये है। तो मैं इतना लेंथ में से ये लेंथ घटा दूं, अरे यार इतना लेंथ में से ये लेंथ घटाऊंगा तो यही ना आ जाएगा, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम ना। अरे बोलो, ये वाला पोर्शन इसके इधर किसका वाला पोर्शन, तो फाइनल वॉल्यूम निकालना है, चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल तो है। कैसे निकालोगे, ये लेंथ कैसे निकालोगे, ये एल है हमारे पास और ये कितना x1 प्लस डी एक्स, इतना लेंथ में से डेल्टा x1 घटाओगे तो डेल्टा x1 घटाओगे तो ये उड़ जाएगा, ये कितना होगा l प्लस डी एक्स, अरे होगा कि नहीं होगा, l प्लस डी एक्स। तो चेंज निकालना है, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस बी, और अब देखना बेटा फाइनल वॉल्यूम a इंटू एल प्लस डी एक्स होगा, अरे बोलो सही तो लिखा, और माइनस और इनिशियल वॉल्यूम, जल्दी बताओ बेटा इनिशियल वॉल्यूम कितना लिखूंगा, जल्दी बताओ, एल, अरे सही तो लिख रहा हूं, अपॉन ए एल। बोलो क्लियर, क्या ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे बताओ कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। देखो तो डेल्टा पी कितना आएगा बेटा, माइनस बी, और देखो डी एक्स बचेगा, चूंकि माइनस एल और प्लस एल वो भी कट जाएगा, डी एक्स अपॉन एल। अब एक सोचो, एक बात बिल्कुल छोटी सी बात समझना, बिल्कुल आराम से समझना, ठीक से देखना। मैंने क्या करा बेटा, डी एक्स अपॉन एल निकाल लिया। अब बताओ क्या आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एस बराबर पढ़ा था ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाई, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था। अच्छा ये बहुत छोटा सा लेयर है ना, बहुत पतला लेयर है, इसे डीएल लिखना बेहतर रहेगा, डीएल लिख देते हैं, अच्छा लगेगा कि बहुत छोटा सा है सर, बहुत छोटा सा, बस समझाने के लिए, लिखना नहीं एक्सप्रेशन, बस आपको फील कराने के लिए बेटा डीएल, ठीक है चलेगा। अच्छा एक काम करो बेटा, इसको ना डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट, एस डिस्टेंस पर, ये एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, तो ये ds है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ s, अब विद रिस्पेक्ट टू x करो, विद रिस्पेक्ट टू x करो, बिल्कुल ध्यान देना बेटा, घबराना नहीं। कितना आएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस में बन जाएगा, और दरअसल ds क्या है, ds इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने माना dx, ये लेयर में नेट डिस्प्लेसमेंट dx का है, तो ds के जगह dx लिखेंगे, और dx का मतलब होता है x डिस्टेंस पर जो छोटा सा लेयर है वो dl है, तो एक्चुअली ये dx बाई dl की वैल्यू आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन डिफ्रेंशिएट करके अपने आप क्या आ जाएगा, कॉस में, और चेंज इन प्रेशर हमारा कॉस में आ जाता है। बोलो क्लियर, ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रेश कर सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये आता है कि सर आएगा कहाँ से कॉस, तो ये आता बेटा डिफ्रेंशिएट करके। बोलो क्लियर हुआ थोड़ा सा, बस मैंने एजम्पशन गलत माना, मैं ऐसा मान सकता हूँ x डिस्टेंस पर dx लेंथ का लेयर मान लो इसमें कि डेल्टा x1 खिसका, इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो dx डैश मान लो, तो तुम पहुँच जाओगे यहीं पर। बोलो क्लियर, और डिफ्रेंशिएट करके आएगा तो साइन अपने आप कॉस में आएगा। देखो मैंने ये जो चीज़ बताया बेटा, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है कि प्रेशर का चेंज कितना होता है, लेकिन चूंकि बच्चे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं इसलिए मैं इसके पीछे की छुपी कहानी बता रहा था। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो घबराना नहीं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर हो गया, हम टू द पॉइंट पढ़े वहीं तक ठीक है, हम रेंज में रहें तो अच्छा है। रुक जाओ, ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए बिल्कुल सुनो। अब यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अच्छा सुनिए, इधर सुनिए, आपको क्या याद रखना, प्रेशर एम्पलीट्यूड B K A। अच्छा एक चीज़ और,
अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में साइन आता कि कॉस आता है? साइन। अब प्रेशर की इक्वेशन में साइन आता कि कॉस? क्या दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है? तो अगर कभी ऐसा थ्योरेटिकल सवाल पूछे कि फेज डिफरेंस बिटवीन, आराम से सुनना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या दोगे? इज 90 डिग्री। अच्छा, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्रेशर वेव का जो इक्वेशन लिखोगे और डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन लिखोगे, उसमें दोनों इक्वेशन में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री का आएगा। अरे बोलो ना, पहुँचो। आराम से। तो दो सवाल का जवाब मैंने दे दिया, प्रेशर एम्पलीट्यूड बी के ए, बेटा प्लीज़। अब फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछता है, पता रहेगा तो तुरंत जवाब दे दोगे कि क्या फेज डिफरेंस होता है। अरे चुप रहा भाई। चलिए मिटाए। क्या ये प्रेशर वाली कहानी समझ में आई? अरे पहले बताओ, प्रेशर वाली कहानी समझ में आई? मोटा मोटा क्या याद रखना है? 3 चीज़ याद रखना है। फिर से बोल दो, क्या प्रेशर वेरी करता है? प्रेशर वेरी करता, उसमें प्रेशर का इक्वेशन क्या है? डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस। दूसरी चीज, डेल्टा पी नॉट क्या बेटा? प्रेशर एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, बी के ए क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वाला एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एम्पलीट्यूड। K इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट और B इज द बल्क मॉडुलस। आसान है। फेज डिफरेंस बताओ प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है? इसको याद करने में कौन बड़ी बात है यार, बहुत आसान है ये। मिटा दूं? सुनो, इधर सुनो। चलिए अब यहाँ पर बेटा साउंड वेव में जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने दिया। लिखिएगा बेटा हेडलाइन, साउंड अपीयरेंस टू द ह्यूमन ईयर। साउंड अपीयरेंस टू द ह्यूमन ईयर। साउंड अपीयरेंस बेटा प्लीज, साउंड अपीयरेंस टू द ह्यूमन ईयर। आसान है, सुन लो। देखो प्लीज। अच्छा बेटा देखिए, जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हमें जो सेंसेशन होता है उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं ये समझना हमें। ध्यान दो, जब हमारे को साउंड सुनाई देता है, कोई भी बोलता है और हमारे को जो सुनाई देता है बेटा, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सुनिए। पहला होता है बेटा लाउडनेस। पहला होता है बेटा लाउडनेस। आराम से सुनिएगा, लाउडनेस। जैसे हम देखते हैं शेर की आवाज़ में लाउडनेस होता है, बकरी की आवाज़ में लाउडनेस नहीं होता है। हाँ लड़कों की आवाज़ में लाउडनेस होता है, गरजना जिसको कहते हैं ना कि गरज रहा है, बोलते हैं ना गरज रहा है, हाँ लाउडनेस है। लड़कियां नहीं गरज सकती हैं, ये बहुत क्लियर है। किसने बोला? तुम लाख ट्राई कर लो ट्राई, उसको गरजना नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं, सुनिए एक मिनट। अच्छा नितेश गरज सकता है ये लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। दरअसल सुनिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओ चाचा, हाँ एक मिनट सुनिए। लाउडनेस जो होता है बेटा, दरअसल मेल वॉइस में लाउडनेस होती है, फीमेल वॉइस में लाउडनेस नहीं होती है।
अभी कुछ जो बोल रहे थे हम गरज नहीं सकते हैं, कर लो कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो हो ही नहीं सकता है। अब सुनिए, लाउडनेस इज द सेंस, अरे हाँ, हो गया। अच्छा, लाउडनेस इज द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। एक्चुअली क्या होता है बेटा, लाउडनेस, जिस आवाज़ में लाउडनेस ज़्यादा मतलब उस वेव की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, या यूँ कह सकते हैं उस वेव में इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो यानी लाउडनेस इज द सेंसेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव और द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जिस वेव, जो चाय बेच रहा कम वगैरह अच्छा मैं समझ गया, सही बेटा। देखो एक्चुअली क्या होता है, मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय भी तो बेचना होगा। खैर, तो जो बात बता रहा हूँ सुनिए, वो जो बोल रहा था ना, वो मेल वॉइस है, ठीक है, उसके आवाज़ में लाउडनेस हो सकता है, क्योंकि लाउडनेस इज द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव। एक मिनट सुनिएगा, पहले लिखिए, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साउंड वेव, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा फील करें बेटा, रुकिएगा ध्यान से, यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, अच्छा आप फील करिए, शेर की जब लाउडनेस होती है तो आप देखते हैं साउंड एक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उस लेवल पे वो बराबर रहता है फिर डाउन होता है। सोचिए, शेर की जब आप आवाज़ निकालते हैं, खुद से भी तो निकालते हो कभी, तो सुनिए, 0 से बढ़ करके साउंड वेव का एनर्जी और फिर एक मैक्सिमम तक थोड़ी देर तक रहता है, फ्लैटनेस होती है उसके अंदर, और फिर उसके बाद डाउन होता है आराम आराम से। एक मिनट, शेर जब गरजता है, एक मिनट बेटा मेरी बात सुनिए, अरे यार प्लीज़ यार डिस्टर्ब मत कर पढ़ाने में, सुन ले, नहीं पढ़ना बाहर निकल जाना। तेरे को लग रहा है कि सब नहीं पूछता तो मत पूछ, जा तू अपना नीट का पेपर खुद बनाइयो, खुद सॉल्व कर लियो, अब खुद रिजल्ट कर दियो, कम वक्त नहीं पढ़ेगा तो कैसे चलेगा। ध्यान दीजिए, साउंड वेव, कभी अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि लाउडनेस शोज द फ्लैटनेस इन द साउंड वेव, तो हम बोलते हैं यस, लाउडनेस साउंड की फ्लैटनेस का भी रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली क्या होता है, साउंड वेव, जैसे अगर मैं आपको साउंड वेव शेर के द्वारा अगर निकलने वाला बनाऊं तो ऐसे ऐसे नहीं होगा जल्दी जल्दी, ऐसे तो बकरियां करती हैं, ठीक है उसका तो साउंड नहीं ऊपर जाएगा फटक से नीचे, उसमें फ्रीक्वेंसी आई होती है, ऊपर जाएगा फटक से नीचे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन तेज है उसमें। लेकिन शेर की आवाज़ क्या रहेगा, ये फिर है, ये फिर ये फिर ये। एक्चुअली क्या होता है, साउंड ऐसे निकलेगा, तेज होगा और देर तक यहाँ एम्पलीट्यूड पे रहेगा, फिर आराम से डिक्रीज होगा, फिर तेज होगा, देर तक रहेगा, इसको बोलते हैं फ्लैटनेस, इसको बोलते हैं फ्लैटनेस। बोलो बेटा समझ में आया? कभी भी फीमेल वॉइस में फ्लैटनेस हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो बनाया गया है यहाँ पे जो साउंड सोर्स, जो क्या बोलते हैं गले का, हाँ वोकल कॉर्ड, हम लोग वोकल कॉर्ड बोल लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वोकल कॉर्ड जो बनाया गया बेटा, मेल और फीमेल में डिफरेंसेस है। अच्छा, मिमिक्री में क्या करते हैं, हम अपने वोकल कॉर्ड को अपने दिमाग के कंट्रोल से थोड़ा चेंज करते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लड़के जो लड़के की आवाज़ निकालते हैं, जैसे सोनू निगम जो उषा उथुप की आवाज़ निकालता है, सोनू निगम जो है वो किसकी आवाज़ निकालता है, उषा उथुप, ऐसा है, अच्छा कौन निकालता है आवाज़, अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ, तो कुछ लड़के जो है लड़कियों की आवाज़ निकालने का मिमिक्री करते हैं, उसमें क्या होता है, वो वोकल कॉर्ड को चेंज करते हैं हल्का, तब जाके निकलता है। बात समझ में आ रही है? खैर सुनिए बेटा आराम से। लाउडनेस कैन बी मेजर्ड, लाउडनेस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल।
लाउडनेस इज मेजर्ड, ऐसा कर लो, पहले सुनो ध्यान से, लाउडनेस इज मेजर्ड ऑन लॉग स्केल। लॉग स्केल पे ये मेजर किया गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, लॉग स्केल विच इज नोन एज साउंड लेवल, विच इज नोन एज साउंड लेवल, विच इज नोन एज साउंड लेवल, नोन एज साउंड लेवल, उसे हम बोलते हैं बेटा साउंड लेवल। है शांत? अगर आपसे बोले कि लाउडनेस मेजर भी कर सकते हैं तो यस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें कि हम लाउडनेस को मेजर कर लेते हैं और वो लॉग में मेजर होता है बेटा, इसलिए इससे बोलते हैं लॉग स्केल पे मेजर किया गया। पहले समझ लो, एक तो आपकी आदत बहुत खराब है, एक लाइन लिखा हुआ फटाक से वो लाइन लिखने लगते हैं। पहले सुनो तो सही, उस समय लाउडनेस को बेटा साउंड लेवल कहते हैं, साउंड लेवल रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा लॉग 10 लॉग बेस में 10 आई अपॉन आई नॉट। रुकिए, यहाँ पर बेटा बीटा को हम बोलते हैं साउंड लेवल। लॉग स्केल पे जब हम लाउडनेस को मेजर करते हैं तो उससे बोलते हैं साउंड लेवल। जैसे बोलेगा फाइंड लाउडनेस, तो आप देखना ऑप्शन में रहेगा लॉग के टर्म्स में, तो इसका ना साउंड लेवल मेजर करना है, साउंड की लेवल, लाउडनेस में क्या लेवल है उसका। तो बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग बेस में 10 आई अपॉन आई नॉट। बीटा क्या है बेटा? साउंड लेवल। और जानते हो ये जो बीटा होता है वो डेसिबल में मेजर करता है, डेसिबल नहीं डेसिबल, डेसिबल, इसे डीबी बोलते हैं बेटा, डेसिबल मत पढ़ लेना, डेसिबल क्या बोलते हैं इसे? डेसिबल बोल रहा है, डेसिबल। पहुँचो पहुँचो, पहले समझाता हूँ सर, आराम से बातें कर लो भाई, कर लो। बेटा आराम से, मिटा दो बेटा। इधर ध्यान दो। अच्छा, इस फॉर्मूले में बीटा तो साउंड लेवल है जो डेसिबल में मेजर करते हैं। आई क्या है बेटा? तो आई इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, जो साउंड वेव आ रहा है उसकी इंटेंसिटी है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जितना इंटेंसिटी का होगा वो वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा। और आई नॉट एक कांस्टेंट टर्म है। आई नॉट क्या बेटा? एक आई नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है बेटा 10 टू दी पावर माइनस 12, 10 टू दी पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा बात नहीं करो प्लीज़, बात नहीं। आई नॉट कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू 10 पावर माइनस 12। जानते हो 10 पावर माइनस 12 सुन के कुछ नज़र आ रहा है? ये मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग है, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग। हालांकि कांस्टेंट टर्म है और आई जो है जितनी इंटेंसिटी की साउंड आ रही है उसका क्या साउंड लेवल होगा हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मिटा दूं? नीचे मिटाऊं? ध्यान देना बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा, जानते हो अगर आपसे बोले मिनिमम साउंड लेवल कितना होगा, मिनिमम साउंड लेवल कितना होगा, जो हम बोलते हैं कि साउंड लेवल मिनिमम कितना हो जो हम सुन सकते हैं, मिनिमम साउंड लेवल, मिनिमम वैल्यू ऑफ द साउंड लेवल। बताओ बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए क्या लिखेंगे बेटा। अच्छा चलो सब लोग बताना, क्या मिनिमम इंटेंसिटी होगी तो मिनिमम साउंड लेवल होगी? और मिनिमम इंटेंसिटी कितना हम सुन सकते हैं? 10 पावर माइनस 12। और आई नॉट की वैल्यू भी कितनी है? 10 पावर माइनस 12। ये और ये इससे कट जाएगा तो 10 लॉग बेस में 10 1 बचेगा और लॉग 1 क्या होता है? 0। यानी मिनिमम जो साउंड लेवल होगा वो 0 होगा। बोलो क्लियर? अगर बोलेगा मैक्सिमम साउंड लेवल जो हम ऑडिबल है देख सुन सकते हैं, हाँ मैक्सिमम साउंड लेवल जो हम सुन सकते हैं बेटा, बीटा मैक्सिमम कितना होगा? 10 लॉग बेस में 10 और आई मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है? 1। इससे ज़्यादा तो सुन ही नहीं पाएंगे। 1 और यहाँ 10 टू दी पावर माइनस
12। अब एक काम करते हैं बेटा, log बेस में 10 और 10⁻12 ऊपर जाएगा 10⁻12, ये इधर आएगा, पावर आगे आ जाता है ना, 120 log 10, और log 10 क्या होता है 1, बेस में 10 है, तो यानी मैक्सिमम जो हम साउंड लेवल सुन सकते हैं वो 120 डेसिबल, 120 डेसिबल हम सुन सकते हैं मैक्सिमम। नहीं, 120 के बाद आपको सुनाई नहीं देगा अगर आप ह्यूमन है तो। बाकी सृष्टि सुन सकती है वो तो। अच्छा बेटा आराम से, आराम से मिटा दें, ऊपर मिटाए, ऊपर तो लिख चुके होगे ना, अब तो पीछे पीछे ही लिख रहे होगे, अब तो पीछे पीछे लिखते हो, बिल्कुल एक, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल। क्या बोला केवी? आराम से, आराम से मिटा दूं, थोड़ा जल्दी कर लेना बेटा, ये इसमें आ रहा है, सही से। हाँ, दूसरा है बेटा पिच, दूसरा क्या है बेटा? पिच। पिच क्या लड़कों की आवाज में पिच होता है? लो पिच होता है। पिच किसकी आवाज में ज़्यादा होगा? फीमेल वॉइस, है ना। लड़कियां जब बोलेंगी तो पिच हाई हो जाता है, कारण साउंड वेव बड़ी तेज़ी से नीचे फिर ऊपर, तेज़ी से नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे तेज़ी से होता है, इसलिए उनके आवाज़ में पिच हाई होती है। तो दरअसल इट इज़ द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। अगर बोलूँ हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, इसका मतलब पिच विल बी हाई। बेटा बात नहीं करो। और लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच। इसीलिए फीमेल वॉइस कान पे ज़्यादा लगता है, लगता है ना भाई। हमारी तो आज लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो जब तुम्हारी भाभी बोलती है तो मैं अपना कान पे ना अच्छा, मैं उसमें यही सोचता हूँ तुम कुछ भी बोल लो, इतना पीछ से तो बोल ही नहीं सकोगे, मुझे साउंड आता है, मैं शांत बैठा रहता हूँ, बोल लो जितना बोल सकते हो बोल लो। और अगर मैं कान पे से रख दूँ तो रायता फैल जाएगा ना भाई, फिर तो चप्पल जूते चल जाएंगे, इसलिए मैं ये नहीं रखता हूँ। बस मन में सोचता हूँ कि देयर इज़ अ ढक्कन इन माई ईयर जो रोक रहा है, बाकी बोलते रहो, खूब बोलो। मिटा दे बेटा, अरे अरे आराम से लिखिएगा। थर्ड, क्वालिटी या वेव फॉर्म, क्वालिटी या वेव फॉर्म। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्या ऐसे बहुत लोगों से आप मिले हो जो अलग अलग लोगों की आवाज़ निकालते हैं? अमिताभ बच्चन है जैसे, उसकी आवाज़ लोग मिमिक्री बहुत लोग करते हैं, है ना। अलग अलग कादर खान, गोविंदा, सबकी करते हैं ना। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। क्वालिटी, जब हमारे कान पे, ईयर ड्रम पे जब ये साउंड वेव गिरता है बेटा, तो हमारा दिमाग बहुत तेज है। हम लोग सभी का दिमाग इतना तेज है कि एक बार आपसे बात, जैसे नितेश से मैं एक बार बात कर लिया मान लो, अब नितेश मुझे 10-15 दिन बाद कॉल करेगा, अब फ़ोन करेगा और बोलेगा हेलो सर, बस मैं उसके आवाज़ के बोलने की शायद समझ जाऊँगा कौन बोल रहा है। होता है ना ऐसा? एक मिनट, अच्छा एक सेकेंड,
अच्छा एक सेकंड, मेरी आवाज़ आप जान चुके हैं। अगर मान लो साल भर बाद मैं बोलूँ हेलो कैसे हो, आप पहचान नहीं जाओ। अच्छा बैल हो यार। अच्छा, अरे मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ तो तुम सुन करके हमेशा परेशान हुए। फर्ज करो ठाकुर सर की आवाज़ तो पहचान जाओगे। हाँ, वो अगर कभी मान लो 1 साल बाद एहसान फ़ोन पे बात भी हो गई और वो जैसी बोलेंगे आप उनकी आवाज़ पहचान लोगे। यस, ये हमारा माइंड जो है वो हर वेव की अपनी क्वालिटी होती है। 1 मिनट सुनिए बेटा, हर साउंड वेव की अपना एक वेव फॉर्म होता है बेटा, एक सर्टेन स्ट्रक्चर होता है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ लोग बोलते हैं और अगर वो कोई कोशिश करता है तो बोल देते हैं अबे तो अमिताभ बच्चन की तरह बोल रहा है। तो अमिताभ बच्चन के मुंह से निकलने वाला जो वेव होता है उसका एक फॉर्मेट होता है बेटा, एक फॉर्म बनता है। वो फॉर्म जब भी हमारे दिमाग पे मतलब कान पे गिरता हम पढ़ लेते हैं, अरे ये तो वो बोलता है तो उसकी आवाज़ क्यों निकाल रहा है। तो मिमिक्री का मतलब क्या होता है, हम अपने वोकल कॉर्ड में दिमाग की मदद से थोड़ा चेंज करते हैं और फिर बोलते हैं तो उस जैसा वेव फॉर्म निकालने का कोशिश करते हैं, यही ना करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, मैंने देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग सुना है मैंने, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हर तरह के हीरो ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सबकी आवाज़ें निकालते हैं। चाचा मैं इधर हूँ, छोड़ दो। फेसबुक पे कभी कभी मैं स्क्रॉल करता हूँ ना तो एक आध जगह ऐसा मिल जाता आर्टिस्ट जो एक बार क्या हुआ ऐसा बोलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग अलग एक्टर की आवाज़ निकाल के एक पूरा प्ले करते हैं। आपने नहीं सुना होगा, आप तो पहले आप तो हमेशा चारा चोकर गुड़ मस्टर्ड ऑयल ढूंढते रहते कि कहाँ मुझे मिले हरा मैदान हरी घास। ठीक है, खैर देखिए बेटा, देखिए लिखिएगा, इट इज़ द सेंसेशन, it is the sensation of शांत भाई, it is the sensation of the waveform in the sound, waveform in the sound, every sound source having certain, every sound source having certain waveform, बोलो क्लियर। क्या टाइम होगा देखो, हाँ ठीक है, बोलो क्लियर, समझ में आया बेटा, आसान है ये। अच्छा, मेन जो हम लोग से क्वेश्चन एनालाइज करता है वो साउंड लेवल यानी डेसिबल वाला होता है, वो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, हेडलाइन दीजिएगा बेटा, न्यूटन्स, हेडलाइन दीजिए, ये पहले लिख लीजिए, आसान है ये। लिखिएगा, हाँ 1 मिनट रुका हुआ मैंने, मिटा दे। चलो बस आज के लिए इतना ही।